उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। शांति की व्याख्या करने में, ये चर्चा करने में कि आज दुनिया में शांति की स्थिति इतनी नाजुक क्यों है, शांति स्थापना के लिए किए जाने वाले उपायों का वर्णन करने में, शांति स्थापना के लिए हिंसा के उपयोग पर चर्चा करने में, हमारे समाज में बढ़ती हिंसा के मुख्य कारणों को सूचीबद्ध करने में। शांति का अर्थ किसी भी प्रकार के अत्याचार, युद्ध की अनुपस्थिति, अहिंसा या किसी द्वंद्व की अनुपस्थिति को शांति कहते हैं। समाज द्वारा एक शीत युद्ध और 2 विश्व युद्धों का साक्षी बनने के बाद युद्ध की अनुपस्थिति को भी शांति के रूप में संदर्भित किया जाता था। शांति के महत्व को नागासाकी और हिरोशिमा में बमबारी के बाद अच्छी तरह से समझा जा सकता है। शांति के 3 प्रकार हैं: आर्थिक शांति, सामाजिक शांति और राजनीतिक शांति। आर्थिक शांति गरीबी, समाज से आर्थिक असमानताओं के उन्मूलन और जीवन की जरूरतों के न्यूनतम प्रावधान की गारंटी के द्वारा अधिगृहीत की जा सकती है। यद्यपि सामाजिक शांति क्षेत्र जाति और धर्म के आधार पर किसी भी भेदभाव के उन्मूलन और उसे हतोत्साहित कर प्राप्त की जा सकती है। राजनीतिक शांति तब देखी जा सकती है जब लोकतंत्र और राज्य के सभी सदस्य अवसर और अधिकार के सहभागी होते हैं। संरचनात्मक हिंसा की परिभाषा किसी भी आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे से होने वाली हिंसा है, जैसे कि समानता, न्याय और अधिकार। शांति समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व बन चुका है। एक नया विकास शांति को तर्क से पाना है। शुरुआत में सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग माना जाता था। उदाहरण के लिए, नीत्शे ने युद्ध को गौरवान्वित किया क्योंकि ये सभ्यता के विकास का अग्रगमन करता है। इटली के सिद्धांतकार विल्फ्रेडो पेरेटो ने कहा था कि शासक वर्ग का निर्माण अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है, और ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप। उच्च और निम्न जाति व्यवस्थाओं को परंपरागत जाति व्यवस्था द्वारा अलग किया गया है। भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए जाने के बाद आज भी निम्नलिखित तरीकों से असमानताओं और शोषण देखे जा सकते हैं। पितृसत्ता। पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज या समूह में पुरुषों को सभी या अधिकांश शक्तियां और महत्व प्रदान किए जाते हैं। स्त्रियों और बच्चों में अपर्याप्त पोषण, बाल विवाह और शिक्षा की कमी आदि के रूप में भेदभाव किया जाता है। उपनिवेशवाद। उपनिवेशवादी शासन लोगों को दबाकर और प्रताड़ित करके उनको अपनी संपत्ति से दूर करते थे और उन्हें मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर करते थे। फिलिस्तीनी समाज पर इजरायली प्रभुत्व ये दर्शाता है कि उपनिवेशवाद आज भी अस्तित्व रखता है। जातिवाद और सांप्रदायिकता। जातिवाद भी समाज की एक बुराई रह चुकी है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद लंबे समय तक प्रचलित रहा।
गोरे अश्वेतों का दमन करते थे और अश्वेतों से बर्ताव अपने से निम्नतर लोगों की भांति करते थे। धर्म के नाम पर भेदभाव से समाज में होने वाले संघर्ष ने सांप्रदायिकता को सबसे बड़ी बुराई बना दिया है। हिंसा पर शांतिवादियों का मत। शांतिवादियों का मानना है कि समाज में शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका अहिंसा है। वे हिंसा को रोकने के लिए नैतिक रूप से खड़े होते हैं। उनका मानना है कि उत्पीड़नकारियों के फैसले सत्य और प्रेम से बदले जा सकते हैं। अहिंसा पर गांधी जी के विचार। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट से ही नहीं, बल्कि मानसिक चोट या किसी व्यक्ति की आजीविका को क्षति पहुंचाने से बचे रहना है। वो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते थे जहां व्यक्तियों में किसी को नुकसान पहुंचाने के विचार तक अनुपस्थित हों। इस तरह वो संरचनात्मक हिंसा के उन्मूलन के लिए लड़े। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। शांति और राज्य सत्ता। राज्य हमारे जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसे शांति का एक आवश्यक साधन माना जाता है। एक राज्य हमेशा अपने लोगों की खुशहाली के लिए काम करता है। ये उन्हें फौज, सैन्य बल और अवपीड़न की मदद से संरक्षित करता है। कई बार अवपीड़न का उपयोग कर राज्य लोगों से भेदभाव करते हैं, जैसे अधिकारवादी और तानाशाही शासन। नागरिकों के लिए एक लोकतांत्रिक और उत्तरदायी राज्य की आवश्यकता है, जो अपने नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ साथ अन्य देशों के लिए भी उत्तरदायी हो और उन देशों के अधिकारों का भी सम्मान करता हो। शांति कायम करने के विभिन्न तरीके। शांति स्थापित करने के 3 प्रमुख दृष्टिकोण हैं। राष्ट्रों का केंद्रीय स्थान। ये दृष्टिकोण कहता है कि राज्य को महत्व दिया जाना चाहिए और उनकी संप्रभुता का आदर किया जाना चाहिए। वे सत्ता संतुलन चाहते हैं, जिससे कोई भी देश किसी अन्य देश पर शासन न करे। राष्ट्रों की आपसी प्रतिद्वंदिता। ये विभिन्न देशों के बीच बेहतर पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि पर आधारित है, जिससे सहयोग को बढ़ाने में और शांति स्थापित करने में मदद मिलती है। राष्ट्र आधारित व्यवस्था को मानव इतिहास की समाप्त प्राय अवस्था मानना। ये दृष्टिकोण कहता है कि वैश्वीकरण की चालू प्रक्रिया राष्ट्रों की पहले से ही घटी हुई प्रधानता और संप्रभुता को और क्षीण कर रही है, जिसके फलस्वरूप आने वाले समय में वैश्विक सीमाएं अप्रासंगिक हो जाएंगी। समकालीन चुनौतियां। सार्वभौमिक शांति को प्रोत्साहित करने और इसे बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने जोरदार प्रयास किए हैं। वैश्विक समुदाय के लिए चुनौतियां और बाधाएं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक शांति प्राप्त करने के प्रयासों को बाधित करती हैं, निम्न हैं। आतंकवाद। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति आतंकवाद के कारण विनाश की सूची में है, क्योंकि 11 सितंबर 2001 की घटना ने दुनिया को चौंका दिया है। व्यापक विध्वंस के हथियार। वैश्विक समुदाय परमाणु हथियारों से डरता है, क्योंकि इनका उपयोग व्यापक विध्वंस का कारण बन सकता है। पर्यावरण संबंधी समस्याएं। पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी हमें अशांत कर रही हैं, क्योंकि
पर्यावरणीय प्रदूषण ने हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया है और इसके कारण सुभेद्य देशों से लोग दूसरे देशों में प्रवास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मालदीव। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। युद्ध की अनुपस्थिति को शांति कहते हैं और अब शांति की परिभाषा को जाति भेद जैसे संरचनात्मक हिंसा को समाप्त करने, समान समाज बनाने और पितृसत्तात्मक समाज को खत्म करने, सांप्रदायिकता और नस्लवाद को समाप्त करने के लिए और व्यापक किया गया है। शांतिवादियों का मानना है कि समाज में शांति लाने का सबसे अच्छा तरीका अहिंसा है। वे हिंसा को रोकने के लिए नैतिक रूप से खड़े होते हैं। उनका मानना था कि उत्पीड़नकारियों के फैसले सत्य और प्रेम से बदले जा सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट से ही नहीं, बल्कि मानसिक चोट या किसी व्यक्ति की आजीविका को क्षति पहुंचाने से बचना है। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को भी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का विचार तक नहीं रखना चाहिए। इस तरह वो संरचनात्मक हिंसा के उन्मूलन के लिए लड़े। राज्य हमारे जीवन, स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए इसे शांति का एक आवश्यक साधन माना जाता है। लेकिन एक राज्य हमेशा अपने स्वहित में कार्य करता है। सैन्य, फौज, अवपीड़न और बल की मदद से अपने क्षेत्र और लोगों की रक्षा करता है।